गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पारिक मिशन उत्कर्ष के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखो, जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने इतिहास के परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो, इतिहास के परिचय के बारे में हमने पढ़ा था, पुरातात्विक स्रोत, उनके बारे में हमने जान लिया था। अब बात करते हैं आज साहित्य के स्रोत की। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी आज मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा है वो दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो, अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत की बात करने से पहले आराम से पहले अपने माइंड को विकसित कर ले। जो भी दिन पर घटनाएं घटित हुई है उनको एक बार अपने दिमाग से निकाल ले। फोकस केवल और केवल बोर्ड पर रखिए और जो मैं बोल रहा हूं उनको सुनिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होते चले। ये नहीं है कि बाद में क्लास लेने के बाद भी आपको एक बार फिर से देखना पड़े, वो करना नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था कि हमें इतिहास को समझना है, रटना नहीं है। चलो बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत देखो, साहित्यिक स्रोत के अंदर साहित्यिक स्रोत को यानी जो साहित्य के आधार पर स्रोत है उनको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग कौन सा है? तो नंबर 1 याद रखना, धार्मिक। कौन सा भाग है? धार्मिक। नंबर 2 कौन सा है? धर्मोत्तर। नंबर 2 कौन सा है? धर्मोत्तर। देखो क्या होता है धार्मिक और क्या होता है धर्मोत्तर। आप एक बार इसको शानदार से सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखो, हम बात कर रहे हैं इतिहास की। किसकी बात कर रहे हैं? इतिहास की। लेकिन किसके इतिहास की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। किसकी कर रहे हैं? भारतीय इतिहास की। यानी हम बाकी के बारे में ध्यान कर रहे हैं, भारत के इतिहास के बारे में। तो चलो, भारत के इतिहास में बात करें और बात करें हम 2 नंबर टॉपिक है साहित्यिक स्रोत के बारे में। और साहित्यिक स्रोत को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला कौन सा है? धार्मिक। और दूसरा कौन सा है? धर्मोत्तर। तो देख लीजिए, धार्मिक क्या होता है, धर्मोत्तर क्या होता है, एकदम शानदार से दिमाग को खोल करके देख लीजिए। धार्मिक का अर्थ क्या होता है? धर्म। और धर्मोत्तर का अर्थ क्या होता है? धर्म से परे। देखो, धार्मिक स्रोत यानी वो धार्मिक ग्रंथ जिसके बारे में हमें किसका पता चलता है? भारतीय इतिहास का। किसका पता चलता है? भारतीय इतिहास का। देखो, नॉर्मल सी बात बताऊं कि आपको धार्मिक याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, वो इतिहास, वो पुस्तकें या फिर वो कहानियां देखिए जिसके अंदर भारत के इतिहास का पता चलता है। पुराने काल के अंदर आपने नाम सुना होगा रामायण। घर के अंदर आपके दादाजी है, पिताजी है, वो सभी देखते। हम तो नहीं देखते क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, तो आप तो नहीं देख रहे हो। मुझे पता है आप क्या देख रहे हो वो आप जानो, लेकिन हमें अनुमान है कि आप क्या देखते हो। देखो, धार्मिक वो धर्म के ग्रंथ जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है उसको क्या कहा जाता है? धार्मिक स्रोत। कौन से? नंबर 1 मैंने यहां बहुत सारा एक शानदार नाम लिखा है, रामायण। क्या नाम लिखा है? रामायण। 2 नंबर लिखा है मैंने महाभारत। आपने पढ़ा ही होगा। अब देखो, रामायण और महाभारत क्या ये भारत की है? तो देखो, रामायण और महाभारत दोनों ही भारत की है। इंग्लैंड में रामायण देखेंगे? कौन देखे? ऑस्ट्रेलिया में रामायण देखेंगे? कौन देखे? महाभारत भी देखेगी? कौन देखे? रामायण और महाभारत किस जगह देखे सबसे ज्यादा? तो वो देखते हैं भारत के अंदर। इसका मतलब क्या है? हमें रामायण और महाभारत रामायण किसका ज्ञान करवाती है? श्री राम का। किसका करवाती है? श्री राम का। महाभारत के अंदर कौरव और पांडव यानी जो महाभारत के अंदर जो युद्ध हुआ था इसका मतलब क्या है? हम पढ़ क्या रहे इनका? श्री राम का क्या पढ़ रहे? इतिहास ही तो पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? इतिहास ही। अर्थात श्री राम किसके अंदर आते हैं? धार्मिक पुरुष है। तो और जिस पुस्तक को जिस रामायण को पढ़ रहे हैं वो कौन सा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। इसलिए यानी वो धार्मिक ग्रंथ या फिर वो धर्म के ग्रंथ जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी होती है उसको कहा जाता है धार्मिक ग्रंथ। और उदाहरण के लिए जैसे रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सभी किसके अंदर जाएंगे? धार्मिक ग्रंथों के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं धर्मोत्तर यानी वो ग्रंथ, वो पुस्तकें, वो लेख जो हमें भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में
विधित रूप से जानकारी देती है, लेकिन किससे हट करके? धर्म से हट करके। यानी वो ग्रंथ जो धर्म से हट करके उन ग्रंथों के अंदर धर्म के बारे में नहीं बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें किसकी जानकारी दे रहे? भारतीय इतिहास की। जैसे उदाहरण के लिए मैंने नाम लिख दिया अर्थशास्त्र। अब देखो, अर्थशास्त्र सबसे पहले तो लिखी किसने थी? वो लिखी थी चाणक्य ने। किसने लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। और अर्थशास्त्र किसके काल में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है मौर्य काल में। ठीक है, उस समय मौर्य काल में लिखी गई है। तो उस समय मौर्य का शासक कौन था? मौर्य कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त। यानी मौर्य वंश के बारे में लिखी गई है। मौर्य वंश के बारे में क्या लिखा हुआ है यह जानना जरूरी है कि आखिर मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखा हुआ क्या है। तो अर्थशास्त्र नाम से नहीं है। अर्थशास्त्र इसमें किसी धन के लेखे जोखे के बारे में नहीं बताया गया। इसमें बताई गई है राजनीति। क्या बताई गई है? राजनीति। क्या बताई गई है? राजनीति। तो आप सभी को पता है कि यदि देखा जाए तो भारत के अंदर जो सबसे पहले राजवंश आया था वो मौर्य वंश से आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी नींव रखी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य वंश के बारे में अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त की कहानियां लिखी हुई है। चंद्रगुप्त के समय भारत के अंदर जो मौर्य काल था उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, वो हम क्या है, एक प्रकार का इतिहास ही तो है। लेकिन ये इतिहास धर्म से परे, यानी इसके अंदर कोई धार्मिक बातें नहीं लिखी हुई है। तो इसलिए इसको कहा जाता है धर्मोत्तर ग्रंथ। यानी वो ग्रंथ जिसके अंदर धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय इतिहास की। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? धर्मोत्तर ग्रंथ। और वो ग्रंथ जिसके अंदर भारतीय इतिहास, वो ग्रंथ जो धर्म के आधार पर लिखे हुए, यानी वो धार्मिक ग्रंथ जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, वो किसके अंदर आ जाएंगे? धार्मिक ग्रंथ के अंदर। तो साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन से? नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ और नंबर 2 धर्मोत्तर ग्रंथ। आगे चर्चा करते हैं। धार्मिक ग्रंथ के बाद बात करते हैं विदेशी विवरण की। किसकी बात करते हैं? विदेशी विवरण। 3 नंबर भाग हमारा बचा है विदेशी विवरण। देख लीजिए विदेशी विवरण क्या है। 3 नंबर बचा था हमारा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण क्या है? तो विदेशी विवरण मैंने पहले भी बताया था, एक बार और सुन लीजिए। विदेशी विवरण देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो विदेश है या भारत का नहीं है, और वो क्या करता है? भारत के अंदर भ्रमण करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब पूरे भारत का भ्रमण करता है। अब वो क्या करते हैं? अपने पास एक बढ़िया शानदार रजिस्टर रखता है। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसी प्रकार वो क्या करता है? अपने पास एक किताब वो रजिस्टर रखता है, और जहां जहां वो जाता है उन राज्यों की स्थिति अपने बुक्स के अंदर लिखते हैं। वही बुक्स हम आज पढ़ रहे हैं, वही क्या है? विदेशी विवरण। अर्थात विदेशी व्यक्तियों के द्वारा भारत के इतिहास पर लिखे गए लेख, लिखी गई पुस्तकें, लिखे गए ग्रंथ ही क्या कहलाते हैं? विदेशी विवरण कहलाते हैं। तो विदेशी विवरण के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, फैयान। फैयान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? की। यह भारत कब लौटा था? यह भारत लौटा था 399 ईस्वी के अंदर। कब लौटा था? 399 ईस्वी के अंदर। उस समय ये जब भारत लौटा था, किसके शासनकाल में लौटा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जिस समय भारत 399 में लौटा था, ये लौटा था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अर्थात ठीक है, एक विदेशी व्यक्ति आया था जिसका नाम है फैयान। क्या नाम है? फैयान। ये भारत आया था 399 के अंदर। कब आया था? 399 के अंदर। और उस समय भारत पर अधिकार किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास लिखा था। और वो इतिहास किस पुस्तक के नाम से जानी जाती है? की। किस पुस्तक के नाम से जानी जाती है? की। तो ये क्या है? ये हमारा आता है विदेशी विवरण के अंतर्गत। चलो अगली देखो, ये हमने पढ़ लिया था, पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिया था, साहित्यिक स्रोत पढ़ लिया था और विदेशी विवरण पढ़ लिया था। अब
बात करते हैं इतिहास। आखिर इतिहास किसको कहते हैं? तो हेडिंग डाल लीजिए इतिहास। ध्यान से सुन लीजिए, इतिहास क्या है? व्हाट इज दिस हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री किसको कहा जाता है? देखो इतिहास, इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 3 शब्दों से। कौन से शब्द है? इति, धन है, धन आस। इति धन है धन आस, इति धन है धन आस। देखो इति का मतलब क्या है? इसी प्रकार। इति का मतलब क्या है? इसी प्रकार। है का मतलब क्या है? वास्तव में। है का मतलब क्या है? वास्तव में, या फिर इसको कह सकते हैं हम निश्चय ही, निश्चय ही। आस का मतलब क्या है? घटना घटी होगी। आस का मतलब क्या है? घटना घटी होगी, घटना घटी होगी। देखो अब इस परिभाषा के अंदर हमने पढ़ा था पहले कि इतिहास के अंदर कौन सी घटनाएं रखी जाएगी, यानी वो कौन सी घटनाएं जो इतिहास के अंदर गिनी जाती है, तो वो जरा सा देख लीजिए। देखो हमने पढ़ा था नंबर 1, वो घटनाएं जो मानवीय जीवन को, किसको? मानवीय जीवन को, या फिर भौगोलिक जीवन को, या फिर भौगोलिक जीवन को। नंबर 2, ये जो घटनाएं घटती है उनका क्या होना चाहिए? साक्ष्य होना चाहिए, अर्थात प्रमाण होना चाहिए। नंबर 3 क्या पढ़ा था हमने? नंबर 3 घटनाएं क्या होनी चाहिए? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। देखो यानी उनका एक लहजा होना चाहिए। देखो नंबर 1 हमने पढ़ा है कि वास्तव में या निश्चय में, वो घटनाएं जो वास्तव में घटी है। तो देखो वास्तव में घटी है कैसे पता करेंगे? हमारे पास प्रूफ क्या होगा? इसलिए हमने एक शब्द जोड़ा था साक्ष्य, अर्थात साक्ष्य शब्द वास्तव में या फिर निश्चय ही ये घटना घटी होगी इसका प्रमाण देता है। अर्थात है का प्रमाण कौन देता है? साक्ष्य। कि ये जो साक्ष्य जो प्रमाण आते हैं वही कहते हैं कि वास्तव में ही ये घटना घटी होगी। अब देखो क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी इसी प्रकार। क्या होना चाहिए? इसी प्रकार, यानी क्रम के अनुसार। अर्थात इति शब्द की परिभाषा कौन देता है? क्रमबद्ध, यानी ये घटनाएं घटी है और इसी प्रकार से घटी है, ये कौन कहता है? इति। उसके बाद घटना घटी होगी, कि घटना घटी है, लेकिन कैसी घटना घटी है? जिन्होंने मानवीय जीवन को क्या किया? प्रभावित किया है। और मानवीय जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ किसको प्रभावित किया है? भौगोलिक जीवन को। अर्थात वो घटनाएं जो मानवीय जीवन को और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है, वो घटनाएं क्या कहलाती है? इतिहास के अंदर गिनी जाती है। किसके अंदर गिनी जाती है? इतिहास के अंदर। और उन घटनाओं का हमारे पास साक्ष्य भी है, क्रमबद्ध भी है, और वो घटनाएं मानव के जीवन को भी प्रभावित कर रही है। इसीलिए उन सभी घटनाओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है? इतिहास के अंदर। तो ये थी इतिहास की परिभाषा। अब जान लीजिए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? देख लीजिए। देखो अब हम बात करें इतिहास के प्रकारों की। इतिहास के प्रकार, देखो इतिहास के प्रकार, यानी इतिहास के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। भाग कितने? 3। अब इसको कैसे याद रखना है, ये आराम से देखिए कि इतिहास के भागों को 3 भागों में बांटा गया है क्या 3 भाग, और इसको कैसे याद करना है? तो नंबर 1 देखो, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 इतिहास का नंबर 1 भाग कौन सा है? वो है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। नंबर 2 कौन सा है? अधो ऐतिहासिक। नंबर 2 अधो
ऐतिहासिक है। नंबर 3 कौन सा है? वर्तमान या आधुनिक है। वर्तमान आधुनिक है, या जिसको हम ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल देख लीजिए। देखो मैंने यहां पर केवल आधुनिक नाम लिख दिया है, आप समझ जाना क्या है आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब देखना ध्यान से कि सर कौन सी घटनाएं ऐतिहासिक काल के अंदर गिनी जाती है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर कौन सी घटनाएं अधो ऐतिहासिक के अंदर गिनी जाती है और कौन सी आधुनिक काल के अंदर गिनी जाती है। तो आप एक बार ध्यान से देख लेना। जैसे मान एक घर में एक बच्चा जन्मता है, एक छोटा सा बेबी जन्मता है, ये बेबी जन्मा है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल चला जाता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होकर के स्कूल चला जाता है। स्कूल जाने के बाद वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक जेंटलमैन बन जाता है आपकी तरह, यानी अच्छा पढ़ लिख करके उसके जो सपने गाली और दाली के। एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको स्कूल डाल दिया जाता है और स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। देखो क्या जब बच्चा पैदा होता है तब उसको लिखना पढ़ना आता है? क्या वह उस समय लिखना और पढ़ना जानता है? नहीं जानता। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो वो थोड़ा बहुत लिखना जान सकता है, लिखना प्रारंभ करता। अब देखो जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर फर्स्ट डे जाता है, 2-3 दिन के बाद वो गुरुजी की डांट से, अब मान लो गुरुजी बोलते हैं उसको के लिखो, गुरुजी ने के बड़ा सुंदर से ऐसे लिख के दे दिया, वो के कैसे लिखेगा? ऐसे करके ऐसे लिखेगा, कभी के को ऐसे लिखेगा, ठीक है, कभी के को ऐसे लिखेगा, कभी के को ऐसे करके ऐसे लिखेगा। ये सभी क्या है? उसका प्रथम प्रयास है। उसके बाद वो पढ़ना भी जान जाता है और अच्छे से लिखना भी जान जाता है। अब देखो इस घटनाओं से ये जो बातें, उन बातों से हमें कैसे याद रखना है? तो देखो नंबर 1, देखो जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो लिखना जानता है? हम बात कर रहे हैं यहाँ साक्ष्य की। किसकी बात कर रहे हैं? साक्ष्य की, यानी प्रमाण की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रमाण की। तो देखो इतिहास के 3 भाग, किस भाग के अंदर प्रमाण मिले थे, किस भाग के अंदर प्रमाणों को पढ़ा गया था, किस भाग के अंदर प्रमाण लिखे गए थे, पढ़े। देखो नंबर 1, जब बच्चा पैदा होता है तो वो नील होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, अर्थात यहां से प्राग ऐतिहासिक काल से साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अर्थात साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अर्थात साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नंबर 2, अब बात करते हैं अधो ऐतिहासिक काल की। तो देखो अधो ऐतिहासिक काल के अंदर यानी जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो लिखना प्रारंभ कर देता है। क्या हम इसको पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते, अर्थात साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ना क्या था? संभव नहीं था। क्या था? पढ़ना संभव नहीं था, अर्थात पढ़ा नहीं गया। क्या नहीं किया गया? उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। अब देखो, अब बात करते हैं आधुनिक काल की। किसकी बात करते हैं? आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल के अंदर साक्ष्य मिले भी है, साक्ष्य मिले भी है, साक्ष्य मिले भी है। नंबर 2, और इन साक्ष्यों को पढ़ा भी गया है, इन साक्ष्यों को पढ़ा भी गए। अब देखो बात करते हैं इतिहास को। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा था हमने? इतिहास के प्रकार थे 3। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक, नंबर 2 अधो ऐतिहासिक, नंबर 3 आधुनिक काल। अब देखो इन भागों को कैसे बांटा है, आखिर किस प्रकार से बांटा है? तो हमने बात की थी उनको बांटा साक्ष्य के आधार पर। तो साक्ष्य के आधार पर कैसे बांटा है? बात करते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल की। तो देखो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर साक्ष्य नहीं मिले, किसी भी प्रकार से साक्ष्य नहीं मिले। नंबर 2 बात करते हैं अधो ऐतिहासिक काल की। तो अधो ऐतिहासिक काल के अंदर साक्ष्य मिले जरूर है, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। नंबर 3 बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल के अंदर जो साक्ष्य मिला है उनको पढ़ा भी गया है। तो चलो आज की क्लास में इतनी बात करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।